क्लासेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु कोशिका की संरचना। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें जीवाणु जो होता है, जिनको मोनेरा जगत पे रखा गया है, जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, उसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है। वैसे आप लोग को मैंने बताया था, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि वास्तविक में जीवाणु कोशिका था वो एक सामान्य संरचना थी। उसकी संरचनाएं होती है वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि आपने उसके फ्लैजिला के आधार पर भी देखा था, कोशिकाओं के अधिकार पर भी वो अलग अलग टाइप्स के थे। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि वास्तविक में वो उनकी संरचनाओं में क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है। आपने 9th 10th में पढ़े थे, जिसमें कोशिका भित्ति वगैरह, जो जंतु कोशिका, पादप कोशिका की संरचनाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे पहले आप जीवाणु कोशिका की संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है तो प्रारूपिक संरचना जिसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले आता है इसमें कैप्सूल। कैप्सूल वास्तविक में ये जो कैप्सूल होता है वो जीवाणु कोशिकाओं में डेक्स्ट्रॉन का बना होता है। डेक्स्ट्रॉन याद रखना आप लोग, डेक्स्ट्रॉन का बना होता है जीवाणु कोशिका। किसी एकक को डेक्स्ट्रिन वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला वर्ड आता है कैप्सूल। आप जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाते हो, नॉमिनेशन आपको उसमें करना है, तो आप वैसे वैसे उसके डायग्राम भी बना दीजिए, तो आपको बहुत सरल हो जाता है। कैप्सुलेटेड संरचना, कैप्सूल का मतलब हम जो दवाई लेते हैं उसमें भी एक कैप्सूल होता है। ठीक है, वो कैप्सूल का जो बाहरी आवरण जो होता है वही कैप्सूल, ठीक है, जो उसके कवर का काम करता है, संरचनात्मक ढांचा बनाता है, तो वही कहलाता है उसका क्या चीज, कैप्सूल। चलिए, तो कैप्सूल के बारे में बता दिया, तो इसमें आपको संरचना भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये हो गया सिंपल सा कैप्सूल। इसको मैं नाम भी दे सकता हूं कि ये है क्या चीज है, आपका कैप्सूल। ठीक है, चलिए कैप्सूल हो गया। दूसरा वर्ड मैं पहले बता चुका हूं कि संरचनात्मक ढांचा है। दूसरा वर्ड आता है इसमें कोशिका भित्ति। ये जो बना होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं कि जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है या फिर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो स्तर होता है इसका, ये जो नेक्स्ट स्तर होने वाला है वो किसका होने वाला है, कोशिका भित्ति का रहने वाला है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट ये लिख सकते हो, नेक्स्ट स्तर को लिख सकते हो आप लोग सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के नाम से इसमें जाना जा सकता है। चलिए, तीसरी वर्ड आता है, तीसरा होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सिंपल सी बात है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, इसका मतलब है कि वो अपने सारे जीव द्रव्य जो होता है उसको आपस में बांध के रखेगा, कलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर पाया जाता है मीजोसोम। मीजोसोम करके पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है वह कार्य करता है एक केंद्रक में पाए जाने वाले, सेल्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। अब हमको पता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस टाइप से काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी सेल्स के लिए ऊर्जा घर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये सेल्स में ना तो ऑलरेडी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स होने के कारण से उसमें किसी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण से ये हमारे मेसोसोम जो होता है वो इस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, और इसी से ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें से हमारा फोर्थ पॉइंट, अब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं प्लाज्मा झिल्ली का भी निर्माण इसमें करा देता हूँ। इस प्रकार से थर्ड जो होने वाला है वो होने वाला है आपका प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका भी नाम दे सकते हो, ये होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका कोशिका द्रव्य।
एकदम सी सरल सी संरचना है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि हमको स्पष्ट ये देखने को मिल रहा है कि हर एक जो सेल होती है वो सामान्यता होते जा रही है, सामान्य है। ठीक है, चले कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य हमको पहले ही पता है, जो किसी सेल प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले इस प्रकार से सारे जो द्रव्य यहाँ पे द्रव्य रूप में जो संरचना होती है उनको क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, पांचवा आता है न्यूक्लियॉइड के बारे में। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं प्रारंभिक केंद्रक। इसको प्रारंभिक केंद्रक के बारे में भी जाना जाता है। न्यूक्लियॉइड का मतलब होता है बेटा, जब प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि उसका नियंत्रण कक्ष नहीं होगा, उसके नियंत्रण कक्ष वहां पे है, लेकिन वही नियंत्रण कक्ष जो होता है उसका सेल जो होता है, न्यूक्लियर जो होता है, वो यहाँ पे बिखरे हुए होते हैं, आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं, वो इधर उधर क्या रहते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से वो जो बिखरा हुआ होता है उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉइड के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियॉइड। ठीक है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि केंद्रिका वहां पे नहीं है, केंद्रक झिल्ली वहां पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, वो बिखरा हुआ होगा, और बिखरा हुआ इसका मतलब है कि वो संरचना केंद्रक जो होगा वो कौन सा केंद्रक होगा, प्रारंभिक केंद्रक होगा। चलिए आगे बात करते हैं न्यूक्लियाइड के बारे में। बात करने के पश्चात हम हमारा छठवां पॉइंट आता है सीधा। अब आपने न्यूक्लियॉइड के बारे में बता दिया, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड वहीं पे जो डीएनए आरएनए जैसा सेल्स होता है, डीएनए आरएनए की बात कर रहा हूं, उसमें से कुछ ऐसा संरचना होता है जो अपने सेल्स में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि कर लेने के पश्चात तो गोलनुमा संरचना बना लेता है, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है वह किसी सेल्स के अंदर द्विसूत्री, द्विसूत्री का मतलब ही होता है कि वह द्विगुणित है, बंधा हुआ है आपस में, और ये डीएनए के रूप में पाया जाता है, द्विसूत्री डीएनए के रूप में पाया जाता है। चलिए सातवां पॉइंट की बात करते हैं, कशाभिका। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी कशाभिकीकरण पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो इस सेल्स में एक जोरदार लंबी सी पूंछ नुमा जो संरचना होती है, ये कहलाता है आपका फ्लैजिला, कशाभिका। ठीक है, फ्लैजिला कहलाता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। यह जो फ्लैजिला होता है वो प्रचलन के काम में आता है, और एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक इसी के माध्यम से अपना आवागमन करता है। आठवां पॉइंट आता है जिसमें बोलते हैं पीली, पीली या इसी को फिम्बरी के नाम से भी जाना जाता है। कई जीवाणुओं में हमने देखने को मिला था कि इस प्रकार से बहुत सारे चारों तरफ, इस प्रकार से चारों तरफ इनकी जब संरचना पाई जाती है, इनकी जब किसी सेल्स के अंदर, किसी जीवाणु के अंदर ये जो संरचना होती है, जब वो चारों तरफ रोमनुमा संरचना के रूप में जब पाया जाता है, और जब यही रोमनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, तब इसको बोला जाता है फिम्बरी या फिर या किसे पीली के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि जीवाणु की संरचना जो है वो 8 पॉइंट में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कैप्सूल। इस प्रकार से पढ़ने से आपको याद भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं। नॉमिनेशन के समय भी आप 5-4 नाम याद रखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला है आपका कैप्सूल, दूसरा जो था वो क्या था आपका सेल वॉल था, तीसरा जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ठीक है, इस प्रकार से हम धीरे धीरे हर एक चीज को पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, यहाँ पे कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। ये जो सारे जो होते हैं वो होता है आपका कोशिका द्रव्य। यहाँ पे जितने पॉइंट यहाँ पे पाया गया वो क्या चीज है, कोशिका द्रव्य है। तो यहाँ से आप एक लाइन खींच करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये क्या चीज है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो आपको एक एक तो मिलते जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर, प्लाज्मेट, कशाभिका और पीली। तो इतने ही संरचना, और यही जो पीली होती है उनकी संख्या किसी सेल में 300 से 400 तक की उसकी संख्या हो सकती है। तो ये रहा आपका जीवाणु की संरचना। इसको आपके लिए आसान भाषा में आसानी से आपके पास रखा गया है। थैंक यू।